नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। सर्वाधिक चर्चा अगर दोनों पार्टियों में इस वक्त है तो वो यही है कि आखिरकार सत्ता आने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता अपना दिमाग लगाते हैं। कांग्रेस में चीजें साफ है, चेहरों को लेकर चीजें भी साफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार कई वर्षों से चर्चा चल रही है कि आखिरकार चेहरा कौन होगा। चेहरे को लेकर चीजें साफ हो चुकी है, चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है और बहुमत प्राप्त होता है तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हर व्यक्ति के जहन में यही सवाल है। अमूमन दो सवाल होते हैं कि टिकट किसे मिला और टिकट नहीं मिला तो किसे मिल रहा है, और मिल रहा है तो कौन जीत रहा है। और एक महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री कोई दलित होगा या मुख्यमंत्री कोई ब्राह्मण होगा, जाट होगा, राजपूत होगा, मूल ओबीसी से होगा, या फिर कोई अलग चेहरा होगा, महिला होगी या पुरुष होगा। लगातार यही चर्चा इन दिनों चल रही है। लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं अंत तक आपको कुछ चीजें बताऊंगा। संभवतः आपके कुछ चीजें समझ में भी आएगी और कुछ चीजों को लेकर आप शायद यह भी बोलेंगे कि शायद इन बातों में सच्चाई हो। चेहरा कौन होगा आप खुद भी आसानी से बता पाएंगे या फिर नहीं बता पाएंगे। सुनने के बाद शायद आप कई चीजों को लेकर अपनी स्थिति साफ भी कर लें। टिकट वितरण 41 होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और 41 जब टिकट सामने होते हैं तो कहा जाता है कि वसुंधरा कैंप की नहीं चली, और उसके बाद 83 टिकट सामने आते हैं तो उसके बाद कहा जाता है कि वसुंधरा राजे कैंप की चली। तो ऐसे में वसुंधरा राजे अब पावर में आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तीसरी सूची का इंतजार है। तो वहीं वसुंधरा राजे खेमे से परे दूसरे खेमे के लोग कहते हैं कि जो जिताऊ थे उन्हें टिकट मिल गया, कोई किसी का खेमा नहीं है, ना कोई वसुंधरा राजे का, ना संगठन का, ना राजेंद्र राठौड़ का, ना ही पूनिया का, ना शेखावत का, किसी का कोई खेमा नहीं है। लेकिन जब मुख्यमंत्री पर आकर बात ठहरती है तो मैं एक एक नाम का जिक्र करूंगा जिन नामों को लेकर इन दिनों चर्चाएं चल रही है। सबसे पहले चर्चा मैं करूंगा वसुंधरा राजे की, क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक अब लॉजिक देते हैं कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह जाएगा। ऐसे में राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतनी है, तो ऐसे में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाकर बेफिक्र होना पड़ेगा। यह लॉजिक उनकी तरफ से दिया जाता है। फिर दूसरी तरफ यह भी दलील दे दी जाती है दूसरे पक्ष की ओर से कि जब सत्ता चली गई थी तो उसके बाद जब चुनाव लड़ा था, पार्टी ने लड़ा, 25 की 25 सीटें जीती, एक गठबंधन में चली गई थी। वहीं पर वसुंधरा राजे कैंप के लोग इन दिनों प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके कैंप के कई लोगों को या उनके करीबी लोगों को टिकट मिल गया है। कई दिग्गजों को लेकर टिकट कटने की चर्चा थी। हालांकि पहली लिस्ट में राजपाल सिंह शेखावत का कटा तो लोगों को लगा कि इधर अभी कुछ नहीं चली, लेकिन दूसरी लिस्ट में जब कालीचरण सराफ सरीखे नेताओं का नाम आया तो लगा कि हां, लगातार चल रही है। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के परे कुछ चेहरे और भी जिनको लेकर चर्चा चलती है, क्योंकि यह अभी यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे। चर्चा जब चल निकलती है तो चर्चा आकर ठहर जाती है, मूल ओबीसी को लेकर चर्चा होती है, दिल्ली के चेहरों को लेकर चर्चा होती है। तो पिछले दिनों एक चर्चा अनायास चल निकली और चर्चाओं में नाम आया कि सिविल लाइंस सीट से हो सकता है कि अश्विनी वैष्णव चुनाव लड़े। अश्विनी वैष्णव चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन उनके नाम को लेकर फिर से चर्चाएं इसलिए चल निकली है कि ब्राह्मण भी है और ओबीसी से भी है। वैष्णव ब्राह्मण ओबीसी में आते हैं, तो उनको लेकर चर्चा तेजी से चल निकली है। तो वहीं उन्हीं के साथ, क्योंकि वो सह प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के और प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव यादव समाज से हैं और यादव समाज का सीएम बनता है, ओबीसी से सीएम बनता है, तो मैसेज उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और आसपास के कई राज्यों में यादव समाज से जाता है। लेकिन भूपेंद्र यादव भी फिलहाल लो प्रोफाइल रहकर संगठन का काम देख रहे हैं। वो अपने किसी भी समर्थक से ऐसा नहीं कहते कि इस तरीके की चर्चाएं करो, लेकिन समर्थकों को बांधा नहीं जा सकता, वो पर्दे के पीछे ऐसी चर्चाएं भी करेंगे। ओम प्रकाश माथुर पर आकर बात ठहरती है तो ओम प्रकाश माथुर को लेकर दलील दी जाती है कि भाई साहब अभी भी पावर में है और उनके जो करीबी थे उनको टिकट भी मिला है। और टिकट मिला ही नहीं, उनको लेकर जो चर्चाएं थी, संजय शर्मा की बात करें या फिर दूसरे लोगों की, मान सिंह किनसरिया की बात करें, उनकी
करीबियों का उनको फायदा मिलने की बात कही जाती है और दलील यह भी दी जाती है कि केंद्र में उन्हें मंत्री नहीं बनाया था, राज्यसभा सदस्य थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अपने विश्वस्त को हमेशा एक मौका अवश्य देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो गुजरात में थे और गुजरात चुनाव फतेह में उनकी बड़ी भूमिका थी और लगातार प्रधानमंत्री मोदी उन पर विश्वास करते थे। यही कारण था कि उन्हें कई राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया। उन्हें उत्तर प्रदेश भी मिला, उन्हें महाराष्ट्र भी मिला, उन्हें झारखंड भी मिला, छत्तीसगढ़ भी उन्हें मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में किसी जमाने में थे, गुजरात में लंबा समय उन्होंने निकाला। तो कहा जाता है कि जब किसी को कुछ नहीं देते तो एक उम्मीद उनकी है वो मुख्यमंत्री बन जाए, और जाति भी ऐसी जिसे लेकर कोई विवाद ना हो। बात इन सब के परे राजेंद्र राठौड़ पर भी आकर ठहरती है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष है। ऐसा कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ भले ही इन चीजों से इनकार करें, लेकिन उनके करीबी भी इस चीज का लेकर चर्चाएं अवश्य करते हैं। राजेंद्र राठौड़ चूंकि ट्रबल शूटर माने जाते हैं, संगठन में लगातार सक्रिय है, टिकटों में उनकी बड़ी भूमिका है। उनके भी कई करीबियों को टिकट मिला है, हालांकि एक करीबी को टिकट कटा है, लेकिन उनके कई करीबियों के या उनके खेमे के लोगों को भी टिकट मिला है। उनकी बात से परे अगर जाते हैं तो सतीश पूनिया जो पूर्व में अध्यक्ष थे, उन्हें लेकर भी चर्चा चलती है। लेकिन उनके करीबियों में एक खास करीबी का टिकट कट गया। लेकिन इन चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जाट चेहरे दो हैं। कैलाश चौधरी भी उनके साथ है तो सतीश पूनिया साथ में है। कैलाश चौधरी केंद्र में मंत्री है। चर्चाओं में हालांकि कैलाश चौधरी का फिलहाल नाम नहीं आता है, लेकिन सामान्य तौर पर इक्का दुक्का लोग चर्चा कर देते हैं। दलित चेहरों में अर्जुन मेघवाल का जिक्र होता है, क्योंकि जब पिछले दिनों जो लगातार G20 की बैठकें चल रही थी, उस बैठक में कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, तो उनके चेहरे पर एक जिस चेहरे का उनकी जुबान पर नाम था वो थे अर्जुन मेघवाल। कुछ लोगों ने जिक्र किया कि एक दलित चेहरा जो कानून मंत्री है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, पूरे देश में दलित का एक उदाहरण दिया जाएगा। बात यहीं पर आकर खत्म नहीं होती। फायर ब्रांड एग्रेसिव नेता महंत बाबा बालकनाथ की चर्चा अनायास चल निकलती है। महंत बाबा बालकनाथ जो कि लगातार अपने बयानों से चर्चाओं में रहते हैं और उन्हें टिकट दिया गया है, तो जब उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया है तो उनका नाम भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि वो भले ही यादव समाज से आते हैं लेकिन संत समाज से भी है। तो ऐसे में उनकी चर्चा भी कई लोग करने लगे। दिया कुमारी को विद्याधर नगर से जिस दिन टिकट मिला तो उनके घर पर इतनी भीड़ थी कि संभवतः मैंने कई दिनों में ऐसी भीड़ नहीं देखी। दिया कुमारी को लेकर अनायास लोग चर्चा करने लगते हैं। मैं एक चेहरे का जिक्र अभी तक नहीं कर रहा था, वो चेहरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि लगातार राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पर रहा। वो थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जो आज भी लगातार निशाने पर हैं। उन्हें लेकर कई तरीके की बातें होती है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लोग अनायास ही नहीं लेते, लंबे समय से लेते रहे हैं और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को उन पर पूरा विश्वास है। अमित शाह के विश्वास की भी बात कर ली जाती है। गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत समाज से आते हैं और वो भी साइलेंट तरीके से संगठन में सक्रिय हैं और उनकी भी एक बड़ी भूमिका लगातार कोर ग्रुप्स की बैठकों में होती है। यहां पर इन चेहरों के परे भी चीजें खत्म नहीं होती है। इन चेहरों के परे भी कई नाम ऐसे चर्चाओं में आ जाते हैं कि सुनील बंसल का भी नाम कई लोग ले देते हैं कि सुनील बंसल भले ही अभी संगठन का काम देख रहे हैं, लेकिन उन्हें अचानक लाया जा सकता है। वैश्य वर्ग से ही एक और दिग्गज का नाम लिया जाता है, जो कि भाजपा की प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं है, किसी वक्त में भाजपा की राजनीति में थे। उनका नाम भी पिछले दिनों कुछ लोगों ने अनायास लिया। हालांकि उन्हें इन चीजों से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, उनकी जिम्मेदारियां भी दूसरी है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर का उदाहरण देकर उनका उदाहरण दे दिया जाता है। बात यहां भी खत्म नहीं होती। दिल्ली के एक बड़े दिग्गज जो संवैधानिक पोस्ट पर है, ओम बिरला, वो इन चीजों से हमेशा दूर रहते हैं और इस तरीके का जिक्र उनके लोग करते भी नहीं हैं, लेकिन ना जाने क्यों कुछ लोग उनके नाम को लेकर भी चर्चा कर देते हैं। संवैधानिक पद है, लेकिन उनकी चर्चा करना कोई किसी की जुबान को रोक नहीं सकता जब चार लोग चर्चा करते हैं। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक इन तमाम चेहरों को लेकर बातचीत की है। जिस चेहरे को लेकर बातचीत करते हैं उस चेहरे के खेमे के लोग लॉजिक उनके समर्थन में देने लगते हैं, तो जिस चेहरे को लेकर हम बातचीत नहीं करते, मिसाल के तौर पर कोई यदि फैन है गजेंद्र सिंह शेखावत का तो वो लॉजिक गिनाने लगेगा दूसरे कैंप के लोगों के कमजोर होने का। कोई फैन है वसुंधरा राजे का तो उनके ताकतवर होने के लॉजिक गिनाने लगेगा। कोई फैन किसी लीडर का है तो वो लॉजिक गिनाने लगेगा। लेकिन इन सबके बीच में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री राजस्थान का किसे बनाएंगे। संसदीय बोर्ड की बात आती है
बात यह भी आती है कि पार्टी मिलजुल कर फैसला करती है, जो नेता होगा उसे बनाया जाएगा, लेकिन आखिरकार कौन होगा? क्या युवा होगा या फिर कोई महिला होगी, या फिर पुराने चेहरे पर विश्वास किया जाएगा, या फिर ओबीसी होगा या दलित होगा, या फिर किसी मीणा पर भी कार्ड खेला जा सकता है। इन सब चीजों के परे कई नाम ऐसे भी चल निकलते हैं जिन्हें लेकर अनायास हम सोचते नहीं है। पश्चिमी राजस्थान से एक नाम पिछले दिनों ऐसा ही चर्चाओं में आया जो सामान्य विधायक है। वहीं एक सांसद को लेकर चर्चा होती है जो कि बड़ा एग्रेसिव और फायर ब्रांड रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ से लेकर चर्चा निकलती है, और इन सब के परे एक चेहरा और है जिसका मैंने नाम अभी तक नहीं गिनाया था, जो शांत तरीके से अपना काम पिछले दिनों से कर रहे हैं और जिन्होंने आते ही ये बात कही थी कि मेरा नाम कभी भी भाषण में मेरी जयकारे ना लगाएं और मेरे जयकारे ना लगाकर प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे लगाएं, वो सीपी जोशी। सीपी जोशी भी बिल्कुल साइलेंट फेस है, किसी तरीके से विवाद में आना पसंद नहीं करते और इस तरीके के बयानों से अक्सर वो बचते हैं। उन्हें लेकर भी अनायास चर्चाएं चल निकलती है। लेकिन जब बहुत सारे चेहरों को लेकर चर्चाएं हो तो उनके फायदे भी है और नुकसान भी है। फायदे यह है कि जिस जाति के जो चेहरा है उस जाति के वोट आपके साथ जुड़ने लगते हैं। इसका उदाहरण सबसे बड़ा कांग्रेस है, जो पिछली बार कई चेहरों को लेकर चर्चाएं थी। चेहरे ऐसे ऐसे थे जिनमें अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट से लेकर दूसरे अन्य चेहरों को लेकर लगातार चर्चाएं थी। सीपी जोशी को लेकर भी चर्चाएं थी। वैसे ही अब भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं अनेक चेहरों को लेकर चर्चा है। भाजपा के जब दिग्गजों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, हमारे पास काबिल लीडर्स की कमी नहीं है। लेकिन एक चीज तय लगती है, वर्तमान में सब कुछ भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के हाथ में है। और जो हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव पर पूरा फोकस करेंगे, यही कारण है कि प्रहलाद जोशी लगातार मीटिंग्स लेते हैं और मीटिंग्स लेकर आलाकमान तक अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। तो जब आलाकमान के हाथ में तमाम तरीके की चीजें हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व या कहें तो आलाकमान किस पर अपना दांव खेलेगा, किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। एक लॉजिक और दिया जाता है, लॉजिक यह भी दे दिया जाता है कि जाट और राजपूत में से शायद ही मुख्यमंत्री बने। लॉजिक ये दे दिया जाता है कि जाट को बनाते हैं राजपूत नाराज, राजपूत को बनाते हैं तो जाट नाराज। तो दूसरी तरफ एक लॉजिक ये भी दे दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड दो राजपूत है तो राजस्थान में राजपूत कैसे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए चीजें मायने नहीं रखती, वो हमेशा मेरिट पर भी काम करते हैं। तो लॉजिक ये भी दे दिया जाता है कि हरियाणा में इस बार जाट को बना दिया जाए, राजस्थान में गैर जाट को बना दिया जाए। दलित को लेकर भी बातें की जाती है। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस का उदाहरण देते हुए कि वो उप मुख्यमंत्री रह गए, तो ऐसे में जब महाराष्ट्र में नहीं बना तो राजस्थान में ब्राह्मण को बनाया जा सकता है। तो वहीं पर दलित का सर्वाधिक लॉजिक दिया जाता है कि दलित वोट बैंक को पूरे देश में जोड़ना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है कि अर्जुन मेघवाल नहीं तो कोई दूसरा दलित चेहरा। आखिरकार वो दलित चेहरा कौन होगा? बात यही खत्म नहीं होती, बात मूल ओबीसी पर भी आकर ठहरती है। बात मूल ओबीसी से परे ऐसे चेहरे पर भी आकर ठहरती है कि कई बार ऐसे चेहरे भी मुख्यमंत्री के लिए सामने आ जाते हैं जिसे लेकर उम्मीद नहीं की गई हो, क्योंकि इस तरीके के प्रयोग अन्य राज्यों में देखे गए हैं। मुझे वो दिन भी याद आता है जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की, हालांकि गठबंधन की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार टूटी और जब शिवसेना टूटकर दूसरी तरफ आई शिंदे गुट में, तो कहा जा रहा था कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक से एकनाथ शिंदे का नाम अनाउंस हो जाता है। तो ऐसे चौंकाने वाले फैसले भी होते हैं। चीज वो भी याद आती है जब उत्तर प्रदेश में मनोज सिन्हा का नाम अचानक से चला था और एन वक्त पर योगी आदित्यनाथ आ गए थे। बात यहां पुष्कर सिंह धामी की भी की जाती है कि पुष्कर सिंह धामी कैसे बने थे। बात यहां पर येदुरप्पा की भी आती है, जब येदुरप्पा को चेहरा कर्नाटक में नहीं बनाया गया था। क्योंकि बात यहां पर आकर उस वक्त भी ठहरती है जब असम का उदाहरण सभी के सामने हेमंत विश्व शर्मा को पिछली बार ना बनाकर दूसरी बार बनाया था। यानी कि उससे पहले सर्वानंद सोनोवाल आए थे और उसके बाद अब हेमंत विश्व शर्मा को बनाया गया है। दूसरे राज्यों के उदाहरण भी देखें तो शिवराज सिंह चौहान की जब कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चर्चाओं में तेजी से आया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे में मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा? क्योंकि एक चेहरे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास अनेक चेहरे हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि लॉजिकली अगर बात करते हैं तो हर एक चेहरे को लेकर चीजें गिना दी जाती है, खूबियों से लेकर कमियों को लेकर, कमियों से लेकर खूबियों की चीजें गिना दी जाती है। वोट बैंक की बात कर ली जाती है। कुछ लोग चर्चाओं में यह भी कहते हैं कि वैश्य को चेहरा बनाया जा सकता है, क्योंकि वैश्य अभी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है। जब कोर टीम की बैठक होती है तो इस तरीके का चेहरा नहीं दिखता है।
राजपूतों की संख्या, जाटों की संख्या या ब्राह्मण्स की संख्या, इनके कंपैरिजन में वैश्य को देखा जाता है, तो क्यों ना वैश्य को बनाकर चौंका दिया जाए। तो चेहरे लगातार चर्चाओं में है, लेकिन इन सब चेहरों के बीच में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर इंतजार रहेगा। महंतों के बीच में स्वामी सुमेधानंद का नाम तक भी लोग चर्चाओं में ला देते हैं। चर्चाओं में कई ऐसे नामों को लाकर चर्चाएं कर देते हैं कि जिन्हें लेकर शायद आप भी संशय से भर जाएं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के फैन फॉलोइंग भी है, वो भी कई बार चर्चाओं में उनका नाम ले देते हैं। नामों को लेकर एक पूरी फहरिस्त है, लेकिन इन सब नामों के परे आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी किस नाम पर मोहर लगाएंगे या फिर इन्हीं नामों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। लॉजिकली जब एक एक चीज पर चर्चा करते हैं तो बात आकर ठहर जाती है कि जिसके प्रति आप लॉजिक देंगे और जिसके प्रति इलॉजिकल बात करेंगे, तो लॉजिक और इलॉजिकल के बीच में आप संशय में भर जाते हैं कि आखिरकार राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनती है तो चेहरा कौन होगा। अब इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि 200 की 200 सीटों के ऐलान के बाद एग्रेसिव कौन होता है और कमान को कौन हाथ में लेता है, या फिर कमान प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में यूं ही चलती रहेगी और प्रहलाद जोशी लगातार चुनाव मैदान में एक पूरी रणनीति बनाते रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के दूत बनकर, और साथ में अरुण सिंह, कुलदीप बिश्नोई और नितिन पटेल और विजया राहटकर, ये तमाम लीडर एक साथ अपनी रणनीति बनाकर लगातार चुनाव मैदान में दिग्गजों को भेजते रहेंगे। और दिग्गजों को भेजने के बाद एक एक सीट पर जब एक एक बड़ा नेता फोकस करेगा और सरकार बनने की यदि स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आती है, तो ऐसे में यदि पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, 120 से ऊपर की सीटें प्राप्त होती है, तो क्या कुछ प्रयोग किया जाएगा, या फिर 100 के आसपास आकर ठहर जाते हैं तो फिर प्रयोग पर विश्वास नहीं किया जाएगा, या 150 की जो बात राजेंद्र राठौड़ करते हैं कि 150 से कम हम नहीं आएंगे, तो फिर प्रयोग बिल्कुल अनूठा होगा। क्या कुछ होगा यह देखने वाली बात होगी। मैं फिर से किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।